चंद्र रात के अंधेरे में ही अपने घर से निकल पड़ता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर रहेगा, लेकिन उसने एक बात अपने मन में पक्की ठान ली थी कि वो वापस लौटकर अपने घर को नहीं आएगा। वैसे तो चंद्र का भरा पूरा परिवार था, उसकी पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे, माता पिता थे, सब कोई था। चंद्र की पत्नी दिन में खाली होते ही अपने पड़ोस की महिला के साथ समय बिताया करती थी। एक पुरानी कहावत है, इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना कि वो दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। कुछ महीने पहले चंद्र के घर में ढेरों खुशियां थी, सब हंसी खुशी का माहौल था। चंद्र की पत्नी अपनी सास का बहुत ध्यान रखती थी, उसकी बहुत इज्जत करती थी। वो किसी भी काम को मना नहीं करती थी, लेकिन पड़ोस की महिला को ये बात गवारा नहीं थी कि उनका परिवार इतना खुश कैसे है, कैसे इतनी खुशी से जीवन जी रहा है। इसलिए बातों ही बातों में बड़ी चालाकी से उन औरतों ने चंद्र की पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए। एक औरत ने कहा कि आजकल की सास पता नहीं कैसी होती है, सब काम अपनी बहू से ही करवाती है, वो खुद कोई काम करने के लिए राजी ही नहीं होती। अरे बहू भी तो एक इंसान होती है, घर की नौकरानी थोड़ी होती है, दोनों मिल बांट कर काम करें तब अच्छा भी लगे। लेकिन नहीं, उनको तो बस शासन करना है। इस पर दूसरी औरत कहती है कि मैंने तो अपनी सास से पहले ही कह दिया था कि अगर वो साथ साथ काम करवाएंगी तो मैं काम करूंगी। इस पर पहले वाली औरत कहती है, देखो अगर अपना पति अपनी मुट्ठी में है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारे साथ नहीं देगा तो तुम क्या बोलोगी अपने पति को। ये सभी बातें धीरे धीरे चंद्र की पत्नी के दिमाग में घर कर गई। अब चंद्र जब भी काम करके घर पे आता तो उसकी पत्नी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी सास की शिकायत करने लगती थी, और इस तरह देखते देखते घर में अशांति बढ़ती चली गई। और एक दिन ऐसा भी आया कि जब चंद्र को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आज की रात चंद्र की आंखों में नींद नहीं थी, वो अपना घर छोड़कर जा चुका था। साथ ही वो पीछे छोड़ चुका था अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को। दूसरी तरफ चंद्र की पत्नी को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन कोई क्या कर सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। आज उसके पास पछताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन चंद्र के परिवार को कहीं कहीं ये डर भी सता रहा था कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, आत्महत्या ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे रास्ते पर चलते चंद्र को एक दूर कुटिया में छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो उस कुटिया की तरफ बढ़ गया, ये सोचकर कि आज की रात यहीं काट लूंगा, कल सुबह सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। जब वो वहाँ कुटिया पर पहुंचा तो एक सन्यासी ध्यान कर रहे थे। चंद्र उस कुटिया के बाहर ही बैठ करके उस सन्यासी को ध्यान करते देखता रहा। उसे देख चंद्र के मन में ये सवाल आ रहा था कि ये सन्यासी का जीवन कितना अच्छा होता है। किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई परिवार नहीं, बस भक्ति, ध्यान और यही उनका संसार। कुछ देर बाद जब सन्यासी अपने ध्यान से वापस आए तो उन्होंने चंद्र को कुटिया के बाहर बैठते हुए देखा। उन्होंने उससे कहा, बंदे बाहर बहुत सर्दी है, तुम कुटिया के अंदर आ जाओ। इसके बाद जब दोनों की बातें होने लगी तो चंद्र ने सन्यासी को अपनी पूरी स्थिति के बारे में बताया। चंद्र ने यह भी कहा कि अब वो खुद संन्यास्त होना चाहता है, इसलिए अगर वो उनको दीक्षा दे सकते हैं तो वो उन्हीं के पास रहकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। सन्यासी ने चंद्र को समझाते हुए कहा, भंते अभी तुम क्रोध में हो, और क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता, इसलिए पहले अपने मन को शांत होने दो। इसके बाद भी यदि तुम्हारा यही फैसला रहा तो मैं तुम्हें दीक्षित करूँगा। चंद्र उस रात उसी कुटिया में सोया। कुछ दिन बाद उस सन्यासी के साथ रहने के बाद चंद्र को उसके बच्चों की याद आने लगी। कुछ दिन और बीत जाने के बाद उसे अपने माता पिता और पत्नी की भी याद सताने लगी। जब भी वो सन्यासी के साथ ध्यान करने के लिए बैठता तो उसके मन में अपने बच्चों की खिलखिलाहट, अपनी पत्नी के हाथ का खाना याद आने लगा। एक दिन चंद्र ने उस सन्यासी से कहा कि महात्मा जी, मैं बड़ा ही संकट में फंसा हुआ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा जीवन जीना चाहिए। एक तरफ मैं अपने परिवार को त्याग चुका हूँ, लेकिन दूसरी तरफ
मुझे उनकी याद सताती है, किंतु उस घर में भी जाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि उस घर के लड़ाई झगड़े से तंग आकर ही तो मैंने उस घर का त्याग किया था। अगर घर में सुख शांति रहे तो मैं ये ध्यान का अभ्यास अपने घर में ही रहकर कर सकता हूँ, लेकिन घर में किस प्रकार सुख शांति स्थापित हो इसका कोई भी तरीका मेरे को मालूम नहीं है। यदि आप मुझे कोई सलाह दे सके तो शायद मेरे घर में सुख शांति फिर से लौट आए। इस पर उस सन्यासी ने चंद्र को समझाते हुए कहा, भंते, अगर तुम कुछ नियमों का पालन करते हो, कुछ बातों को अच्छे से समझ लेते हो, तो घर की सुख शांति तुम्हारे हाथ में ही होगी। अज्ञानतावश हम खुद ही अपने परिवार में अशांति पैदा कर देते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। तो सबसे पहले और सबसे प्रमुख नियम जो होता है वो ये है कि अपना खून अपना ही होता है। चाहे तुम्हारी किसी से कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अच्छा रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से ज़्यादा महत्व दूसरों को कभी मत देना। इसी से परिवार में फूट पड़ने लगती है। जब परिवार के सदस्यों को ये बात का एहसास होता है कि ये आदमी हमसे भी ज़्यादा अपने परिवार से ज़्यादा महत्व दूसरे लोगों को देता है, तो आप स्वयं ही अपने परिवार में अपनी इज्जत को गंवा देते हैं। आगे से फिर वो भी आपकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे और आगे फिर इसी वजह से परिवार के लोगों के बीच आपसी दूरी पैदा होने लगती है, जिसका फ़ायदा उठाते हैं दूसरे लोग। दूसरा नियम जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी परिवार के सदस्यों के बीच कोई वैचारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं तो उसे बात करके सुलझाने का प्रयास करें। अगर कोई बुरी लगी हुई बात परिवार का सदस्य अपने मन में रख लेता है तो वो बात दीमक की तरह हमारे परिवार की सुख शांति को खा लेती है। इसलिए कैसी भी बात क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, अपने परिवार के सामने बैठकर उस बात को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसे अपने मन में दबाकर रखना चाहिए। अक्सर जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो उसे छुपाकर रखना चाहता है ताकि उसे उस गलती को दोहराने का बार बार मौका मिल सके। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर आप अपनी गलती को छुपाकर रखते हैं तो बार बार उस गलती को दोहराते जाएंगे और फिर वही गलती आपके परिवार में अशांति का कारण बन जाएगी। और घर परिवार के किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बाहर के आदमी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार के मुखिया के साथ बैठकर उस बात को खुद से ही सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा नियम समझने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि घर में सबसे ज़्यादा अशांति इसी कारण से पैदा होती है। सबसे ज़्यादा अशांति का कारण बहू और सास के बीच मतभेद होता है। अगर बहू अपनी सास को माँ के समान और सास बहू को अपनी बेटी के समान देखे तो ये मतभेद बहुत हद तक कम हो जाता है। उस सन्यासी ने चंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो तो अपनी माँ की तरफ से बुरे हो जाते हो, अगर अपनी माँ की तरफ से पक्ष लेते हो तो अपनी पत्नी की तरफ से बुरे हो जाते हो। आदमी को हमेशा दूर ही रहना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार सभी परिवार के लोगों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्या परिवार में चल रही है खुले तरीके से आपस में चर्चा होनी चाहिए और जो भी सदस्य जिसे घर का मुखिया निर्धारित किया है उसकी बातों को घर के सभी लोगों को समझना चाहिए। जिस तरह से एक देश को चलाने के लिए एक नेता की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से घर को अच्छे से चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है। अगर देश किसी गलत नेता के हाथ चला जाए तो देश बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर परिवार गलत मुखिया के हाथ चला जाए तो परिवार भी अशांत हो जाता है। इसलिए मुखिया उसे चुनो जो खुद के लालच से परे हो, जो केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के बारे में सोचता हो। अगर हम आज से 50-60 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय सभी भाई आपस में साझेदारी में रहा करते थे। उस समय घर के लोग एक मुखिया की बात मानते थे, उसे समझते थे, उसकी सुनते थे। चौथा नियम ये है कि अपने परिवार का रहस्य किसी को मत बताना। जो अपने परिवारजनों के बीच बातें हो रही हैं उसकी चर्चा कभी अपने पड़ोसियों से मत करना, वरना लोग आपके घर का रहस्य, आपके घर की कमियां जानना शुरू कर देंगे और समय आने पर उन्हीं कमियों की वजह से आपको पछताना पड़ेगा। जो बात परिवार के चार दीवारी के बीच हो रही है उसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्य का विश्वास
एक दूसरे पर से उठने लगता है और समाज में आपकी कमियों की वजह से आपके परिवार का भी मजाक बनाया जा सकता है। 5वां नियम है कि परिवार में केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया जाता, बल्कि परिवार में अपने साथ परिवार के लोगों के लाभ हानि इसके बारे में, अच्छे बुरे के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए। यदि हम अपने परिवार के बारे में भूलकर केवल स्वयं के बारे में सोचेंगे तो परिवार होने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। चाहे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन परिवार वही होता है जो साथ देता है। ज्ञान भाषण तो सब दे सकते हैं, लेकिन परिवार वही है जो गलती होने पर भी अपने परिवार के सदस्य का साथ ना छोड़े, बल्कि साथ दे। 6वां नियम ये है कि परिवार के सदस्यों को हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। किसी भी एक सदस्य की तानाशाही या फिर उसे नौकर नहीं समझना चाहिए। हम सबका फर्ज होता है कि हम सब मिलजुल कर काम करें, और एक आदमी कमाता है और दूसरा बैठकर खाता है तो ऐसा बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा। गाड़ी तभी सही तरह से चल सकती है जब उसके सभी पहिए बराबर काम कर रहे हों, वरना गाड़ी पलट जाएगी। उसी तरह जब परिवार के सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है, एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन जब एक सदस्य पर ही सारा काम डाल दिया जाता है तो फिर वो अपने आप को उस घर का नौकर समझने लगता है और सभी की इज्जत उसकी नज़रों में कम होने लगती है। यही बात सास और बहू पर भी लागू होती है। बहू के आते ये समझने लगती है कि अब तो मुझे कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। भले ही आप अपनी बहू जितना काम ना करें, लेकिन उसके काम में थोड़ा हाथ तो बटा ही सकती हैं। अगर आपकी बेटी होती तो भी तो आप उसकी मदद करती, काम कर रही होती तो आप भी उसका थोड़ा साथ दें। और यही बात बहू पर भी लागू होती है। आखिरी बात समझाते हुए सन्यासी ने उसे कहा कि वापस अपने घर लौट जाए और उन्हें घर जाकर विस्तार से इन नियमों के बारे में समझाओ, ताकि तुम्हारा परिवार फिर से इकट्ठा हो सके। क्योंकि जितना तुम अपने परिवार से दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा दुखी होते चले जाओगे। इसलिए परिवार से दूर ना जाकर उनके साथ रहो, और साथ रहकर ही समस्याओं को सुलझाना असली गृहस्थ जीवन होता है। घर से भाग जाना, दुखी होकर सन्यासी बन जाना, ये संन्यास्त नहीं होता है। सन्यासी तब बना जाता है जब परिवार खुशी खुशी तुम्हें सन्यासी बनने के लिए मंजूरी देता है, और इसी के साथ वो सन्यासी चंद्र को उसके घर के लिए रवाना कर देते हैं। आशा करते हैं आपने भी इस कहानी से बहुत अच्छी सीख ली होगी, और ऐसी कहानियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखें। आपका ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।